हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गाइडेंस प्रोग्राम के अंतर्गत। गाइडेंस प्रोग्राम के माध्यम से मैंने आप तक यूपीएससी का सामान्य अध्ययन का जो सिलेबस है उसका विश्लेषण करना और एक अच्छी समझ आपको किस तरीके से एक सिलेबस की होनी चाहिए, क्यों ज़रूरी है, उसको लेकर ये सीरीज़ प्रारंभ की थी। आज इस सीरीज़ का अंतिम कहूँगा वीडियो है जहाँ पर हम नीति शास्त्र सामान्य अध्ययन पेपर 4 को लेकर डिस्कस करेंगे। हमने सभी टॉपिक्स को, सभी अभी तक सबके सब्जेक्ट को अच्छे से डिटेल्ड में समझ लिया था। उनकी विषय वस्तु को, प्रश्न के आने वाली संख्या, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन कैसे आते हैं, प्रश्न की प्रकृति, अध्ययन करने का तरीका, सोर्स, सभी चीज़ों को लेकर एक प्रोग्राम ये प्रारंभ किया गया था। आई होप आप सभी को ये प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपको एक माध्यम मिला होगा कि किस तरीके से हम हर एक विषय वस्तु के अनुसार, हर एक विषय के अनुसार कैसे एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं, सब्जेक्ट पर अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हैं, पढ़ने का तरीका उस हर सब्जेक्ट के अनुसार कैसा होना चाहिए और आपके यहाँ पर जो गोल हैं, जो अचीव करना है, जो आपके अपने लक्ष्य हैं, जो सपने हैं, उसको आप पूरा करने में ये मदद करेगा। तो आज हम अपने इस सीरीज़ के अंतिम वीडियो की यहाँ पर बात करेंगे गाइडेंस प्रोग्राम के माध्यम से। नीति शास्त्र जो सामान्य अध्ययन का चौथा पेपर है यूपीएससी के सिलेबस में जो बातें कहेंगे, जो सिलेबस को जिस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है उसको हम देखेंगे। साथ ही यहाँ पर 2015 से 2019 तक के क्वेश्चन देखेंगे। आपको पता है नीति शास्त्र सिर्फ मेंस में पूछा जाता है, इसलिए 5 साल में यहाँ पर मेंस में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको देखेंगे। जो क्वेश्चन पूछे गए उनकी प्रश्नों की प्रकृति कैसी रही है, एथिक्स को लेकर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और उसका अध्ययन कैसे करना चाहिए उसको देखेंगे और क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं आपके पास, उसको चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं अपनी विषय वस्तु को। देखिए, विषय वस्तु में वहाँ पर काफ़ी सारे पॉइंट्स वहाँ पर दिए हैं। पॉइंट 7 को टोटल मिलाकर अगर मैं बात करूँ तो 7 पॉइंट हैं और उन 7 पॉइंट्स के अंतर्गत उन्होंने कुछ चीज़ों को डिस्क्राइब किया है। तो यहाँ पर जो 7 पॉइंट हैं सिर्फ मैंने उनको लिखा है, क्या डिस्क्रिप्शन है वो आप सिलेबस में देख सकते हैं, बाकी मैं आपको बताता चलूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं नीति शास्त्र एवं मानवीय सहसंबंध। मानव के और नैतिक मूल्यों का एक दूसरे के साथ क्या संबंध है, किस तरीके से वे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मानव जिस समाज में रहता है उस समाज में रहने के लिए वहां पर नैतिक मूल्य जो होते हैं कितने उपयोगी हो सकते हैं, किस तरीके के नैतिक मूल्य होने चाहिए और उनको क्या क्या प्रभावित करता है, वो एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। तो उनके मध्य जो एक सह संबंध है उनको यहाँ पर हम पहले टॉपिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। यहाँ पर अगर मैं पिछले 5 साल में क्वेश्चन अगर देखा जाए मेंस में कितने पूछे जाते हैं तो यहाँ पर 2015 से 2019 के बीच हर प्रत्येक वर्ष 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिवाय अगर 2018 की बात करें तो यहाँ पर एक भी क्वेश्चन इस साल से नहीं पूछा गया था। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष 15, 16, 17 और 19 में 2-2 क्वेश्चन यहाँ से इस टॉपिक से पूछे गए हैं। इसलिए आपको यहाँ पर पहला जो कह सकते हैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको नैतिकता क्या होती है, नैतिकता का मूल्य क्या है, सामाजिक का अर्थ क्या है, परिभाषाएं क्या हैं, उसका प्रभाव क्या है, परिवार, शिक्षा किस कारण से यहाँ पर नैतिक मूल्य प्रभावित होते हैं या जनरेट होते हैं, हमारे संस्कार, धर्म, संस्कृति इत्यादि चीज़ों से कैसे प्रभावित करते हैं, उससे कैसे नैतिक मूल्य विकसित हुए हैं। तो ये सारी जो चीज़ें डेवलपमेंट होती हैं हम वहाँ पर पहले टॉपिक में पढ़ते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर मानव समाज में नैतिक मूल्यों का प्रवेश होना, उनको प्रभावित करना, इन सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। दूसरा टॉपिक है यहाँ पर अभिवृत्ति, नैतिक, राजनैतिक और सामाजिक। एक एटीट्यूड, एक एप्टीट्यूड जो भी आपका यहाँ पर होना चाहिए, नैतिक मूल्य कैसे होने चाहिए, उसके प्रति वहाँ पर एटीट्यूड या एप्टीट्यूड आपका क्या होना चाहिए, किस संदर्भ में कैसा हो सकता है, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर अभिवृत्ति कैसी हो, राजनैतिक अभिवृत्ति कैसी होती है, नैतिक अभिवृत्ति कैसी होती है और वहाँ पर ये सारी चीज़ें कैसे प्रभावित करती हैं, कौन कौन से मूल्य यहाँ पर इसके अंतर्गत आते हैं, उनको हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। और ये काफ़ी हाईलाइटेड रहता है क्योंकि एक प्रशासनिक संदर्भ से भी आपको वहाँ पर राजनैतिक, नैतिक और सामाजिक परिवेश में वहाँ पर कार्य करना होता है। तो एक व्यक्ति के रूप में भी आपको काम करना होता है। तो आपकी जो अभिवृत्ति होती है वो कई बार यहाँ पर एक विरोधाभासी स्थितियाँ भी लेकर आती है कि जहाँ पर आप एक सर्वप्रथम पहले आप एक मनुष्य हैं और उसके बाद यदि आप प्रशासनिक सेवा में जाते हैं तो आप एक प्रशासनिक अधिकारी या कर्मचारी हो जाते हैं। तो कई बार एक द्वंद्व की स्थिति होती है, आपकी अभिवृत्ति जो होती है अलग अलग पक्षों को लेकर, एक मानवीय पक्षों को लेकर अलग तरीके से वहाँ पर रिएक्ट करती है और प्रशासनिक मूल्यों से कुछ अलग तरीके से रिएक्ट करने की बात करते हैं। तो वहाँ पर एक अभिवृत्ति आपकी कैसी होनी चाहिए उसके परिप्रेक्ष्य में काफ़ी सारे क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाते हैं। 2015 में देखे थे यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, 2016 में 5, 2017 में 1, 2018 में 2 और 2019 में 1, अर्थात प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन पूछे गए हैं और अच्छी खासी संख्या में क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं।
तीसरा टॉपिक आता है जिसमें सिविल सेवा के बुनियादी मूल्यों की बात की जाती है, जिसके अंतर्गत सत्यनिष्ठा है, कर्तव्यपरायणता है, संगठन के प्रति वहाँ पर साथ ही लोगों की सेवा है, संवेदना है। तो ये सारे जो एक कह सकते हैं कि सिविल सेवा के जो बुनियादी मूल्य हैं, जिसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि एक सिविल सेवक कैसा होना चाहिए और सिविल सेवा के अंतर्गत आपके अंदर एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में क्या क्या मूल्य होने चाहिए वहाँ पर सेवारत होने के लिए। तो इन सारी टॉपिक्स को यहाँ पर हम देखते हैं। और यहाँ पर अगर क्वेश्चन की बात करें तो अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ पर भी रेगुलर बेसिस पे पूछे गए हैं। 15 और 16 में 2-2 क्वेश्चन है, तो 17 और 18 में यहाँ पे क्वेश्चन 3-3 हो गए हैं। 19 में जरूर एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन यहाँ पर अच्छा खासा एडवांटेज आपको यहाँ पर देखने को मिलता है सिविल सेवा के बुनियादी मूल्यों से। इसके बाद आती है भावनात्मक समझ, अर्थात जो इमोशनल इंटेलिजेंसी की बात की जाती है। इमोशनल इंटेलिजेंसी क्योंकि कई बार आप, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर अगर द्वंद्व की स्थिति में फंसते हैं, जहाँ पर एक अपराधी हो सकते हैं, एक व्यक्ति ने किसी ने अपराध किया हो, लेकिन अपराध उसने किसी ऐसी परिस्थिति में किया है जहाँ पर उसके पास कोई अन्य चारा नहीं था। जैसे कि मान लीजिए अपने भूखे बच्चे को लिए वहाँ पर उसने चोरी की हो, तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर चोरी करना एक पाप है, एक नैतिक मूल्यों के कह सकते हैं कि संदर्भ में उसे सही उचित नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन उसने चोरी किस परिप्रेक्ष्य में की है उसको अगर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं एक उचित मूल्य के रूप में दिखाई देता है। तो ऐसी स्थिति में आपकी जो इमोशनल इंटेलिजेंसी होती है, महिलाओं के संदर्भ में, बच्चों के संदर्भ में, वृद्धों के संदर्भ में, अलग अलग पक्षों के संदर्भ में कैसी होनी चाहिए, उसको लेकर यहाँ पे काफी सारी चीजें यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे नहीं गए हैं। अगर देखा जाए तो 2015 में एक भी क्वेश्चन नहीं है, 16-17 में एक क्वेश्चन है, 18 में एक भी क्वेश्चन नहीं है और 19 में एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर ज़रूरी नहीं है पूछे जाते हैं। टॉपिक भी काफ़ी छोटा है, जब आप सिलेबस में पढ़ते हैं तो आप पर टॉपिक भी बहुत डिटेलिंग में नहीं, बहुत सारा चीज़ें नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछने की जो प्रवृत्ति है वो कम देखने को मिलती है। इसके बाद आता है दार्शनिक नैतिक विचारकों को लेकर। दार्शनिक और नैतिक विचारक जो हैं यहाँ पर भारतीय हैं और विदेशी दोनों ही हैं, और ऐसे स्तर पर यहाँ पर अगर क्वेश्चन की बात करें उसके अंतर्गत गांधी भी आए, सुकरात हैं, और ऐसे कई सारे यहाँ पर विचारकों की बात की जाती है, कांट की बातें वहाँ पर हैं। तो उन लोगों के विचार कैसे हैं, किस संदर्भ में उन्होंने क्या बातें कही हैं, जैसे सत्य को लेकर क्या बातें कही हैं, ईश्वर को लेकर क्या बातें कही हैं, अहिंसा जैसी चीज़ों को लेकर क्या बात कही गई है। तो इस तरह के कई सारे टॉपिक्स इसके अंतर्गत चर्चा करते हैं। सभी विचारकों की बातें उनके संदर्भ में हैं, वो कितनी यहाँ पर प्रभावकारी हैं, सिविल सेवा के संदर्भ में कितनी प्रभावकारी हैं। जैसे कांट के विचार होते हैं सिविल सेवा के संदर्भ में ज़्यादा उचित हैं, या गांधी के विचार ज़्यादा उचित हैं। तो इस तरीके के टॉपिक्स को पढ़ना पड़ता है और उनके विचारों को यहाँ पर सिविल सेवा और नैतिक मूल्यों के साथ जस्टिफिकेशन करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन देखें तो अच्छे खासे पूछे जाते हैं। 2015, 16 और 17 में 2-2 क्वेश्चन है और 18 और 19 में यहाँ पर 3-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दार्शनिक और नैतिक विचारकों की जो परिप्रेक्ष्य में जो उसके सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो काफी सारे हैं। इसके बाद बात करते हैं कि लोक प्रशासन में या लोक सिविल सेवा के संदर्भ में के जो मूल्य हैं उनका नीति शास्त्र के साथ किस तरीके से संबंध होता है। तो यहाँ पर सिविल सेवा के जो कह सकते हैं कि प्रशासन को लेकर किस तरीके प्रशासन करना चाहिए, किसके संदर्भ में वहाँ पर निर्णय लेने की जो क्षमता है वो कैसी होनी चाहिए, राजनीतिक परिप्रेक्ष्यों के साथ वहाँ पर उसका सिविल सेवकों का क्या एक संबंध कैसा होना चाहिए। तो इस तरीके का जो सिविल सेवक कार्य करता है वो कार्य करने के दौरान वहाँ पर किस प्रकार की प्रवृत्तियाँ होती हैं, उसे किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, और वहाँ पर वो क्या होना चाहिए, तटस्थता रखनी चाहिए या किस तरीके का उसका कह सकते हैं कि मूल्य सिविल सेवा के अंतर्गत उसको विकसित करने होंगे, तो वहाँ पर किन दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। तो इस तरह की चीज़ों के साथ वहाँ पर नैतिक संबंधों को इस तरीके से वो बनाकर रखना है। प्रशासनिक मूल्यों को भी होते हैं, एक तरफ प्रशासनिक मूल्य है, दूसरी तरफ नैतिक मूल्य है। तो प्रशासनिक और नैतिक मूल्यों के साथ किस तरीके से हम सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं अलग अलग विषयों को लेकर, चाहे वो पर्यावरण हो, चाहे वो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को लेकर हो। तो इस तरह के जो टॉपिक्स हैं वो उसको हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं, और यहाँ पर भी क्वेश्चन रेगुलर बेसिस पे अच्छे खासे पूछे जाते हैं। देखिए 2015 में 2 क्वेश्चन है, 16 में 1 है, 17 में 4 पूछ लिए गए, 18, 19 में 2-2 क्वेश्चन है। तो अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे गए हैं। इसके बाद आता है शासन व्यवस्था में ईमानदारी को लेकर। तो ईमानदारी अपने आप में एक अलग से टॉपिक है, लेकिन शासन व्यवस्था को लेकर मूलतः एक टॉपिक है। तो शासन व्यवस्था था प्रशासन कैसे किया जाएगा, प्रशासन को लेकर वहां पर क्या संस्थाएं होंगी, उनको यहाँ पर स्वायत्त होंगी या नहीं होनी चाहिए, नैतिक मूल्य उनके अंदर कितने होते हैं, प्रशासनिक मूल्यों को बढ़ता है, सिविल सेवा लोक या सिविल सेवा मूल्य क्या होने चाहिए, आचरण संहिता है, नागरिक संहिताएं हैं, साथ ही आपका नागरिक चार्टर है।
तो इस तरह के जो भी सारे टॉपिक्स के अंतर्गत आते हैं, किस तरीके से सारी चीज़ों को हम शासन व्यवस्था के अंतर्गत लागू करेंगे, उसके लिए क्या क्या कानून हो सकते हैं और किस तरीके से एक सिविल सेवक ईमानदार रहते हुए अपने कार्यों को करना चाहिए, उससे संबंधित सभी प्रकार के टॉपिक्स को इसमें पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन रेगुलर बेसिस पे नहीं पूछे गए, लेकिन जिस वर्ष पूछे गए अच्छे क्वेश्चन है, जैसे कि 2015 में 2 क्वेश्चन है, 16-17 में एक भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन 18-19 में फिर से 3-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो टॉपिक्स हैं वो अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन एक चीज़ और है, यहाँ पर सिर्फ जो क्वेश्चन है ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जो व्यवहारिकता के स्तर पर आप केस स्टडी के रूप में दिए जाते हैं। जैसे कि समाज में बहुत सारी प्रक्रियागत स्थितियाँ होती हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं, तो वहाँ पर आपको कुछ केस बनाकर दिए जाते हैं। कुछ केस वहाँ पर हो सकते हैं कि हाल फिलहाल के घटनाक्रम से हो सकते हैं, या कुछ जो होते हैं वो ऑलरेडी वहाँ पर मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, उसको बनाए जाते हैं खुद से और उनको आपको हल करने के लिए दिए जाते हैं। तो उन्हें हम केस स्टडी कहते हैं, कैसे हल करना चाहिए। और इस तरह के जो क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन रेगुलर बेस पे आते हैं। प्रत्येक वर्ष 6 क्वेश्चन आता ही आता है। आप देख सकते हैं 15 से 19 तक में 6 क्वेश्चन आपके सिर्फ केस स्टडी के रूप में आते हैं। और उनके स्टडी को हल करने के लिए आपको पहले जो 7 टॉपिक हैं इनको समझना बहुत ज़रूरी है। इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। नैतिक विचारकों को लेकर, सिविल सेवा मूल्यों को लेकर, ईमानदारी और शासन व्यवस्था के टॉपिक्स को लेकर, दार्शनिक नैतिक विचारकों को लेकर, उसके आधार पर जब आपके बेसिक यहाँ पर नैतिक या नीति शास्त्र से संबंधित सभी चीज़ें क्लियर होंगी तो उससे रिलेटेड जब टॉपिक्स आएगा तो वहाँ पर बेसिकली जो केस स्टडी होती है वो केस स्टडी इन्हीं किसी टॉपिक से जुड़ी होती है। कोई ऐसी केस स्टडी हो सकती है जो आपकी भावनात्मक समझ के आधार पर के टॉपिक से इंटरलेट करके बनाई गई है। कोई ऐसी केस स्टडी हो सकती है जो यहाँ पर लोक प्रशासन में सिविल सेवा के मूल्यों को लेकर बनाई गई हो, या फिर अभिवृत्ति को लेकर बनाई गई हो, या फिर यहाँ पर सिविल सेवा के बुनियादी मूल्यों को लेकर बनाई गई हो। तो जो भी केस स्टडी आएगी वो अतिरिक्त कहीं नहीं होगी, वो जो भी होगी वो इन्हीं ऊपर के 7 टॉपिक में से किसी न किसी टॉपिक से वो इंटरलेट करती हुई होगी। तो आपको उस टॉपिक को हल कैसे करना है उसके लिए आपको जरूरी है कि आपके पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो चलिए, ये तो हो गई केस स्टडी और विषय वस्तु के यहाँ पर सिविल सेवा को लेकर जो नीति शास्त्र में यहाँ पर टॉपिक्स दिए गए हैं यूपीएससी में, और साथ ही उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी हमने चर्चा कर ली। अब बात करते हैं क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। अगर क्वेश्चन की मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो क्वेश्चन है कुछ ऐसे हैं जो मूलभूत अवधारणा को लेकर क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि यहाँ पर लोकहित क्या होता है, मानवीय मूल्य क्या हैं, या फिर सार्वजनिक जीवन के आधारित सिद्धांत क्या होते हैं। तो इस तरह के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ विधि एवं कानूनों को लेकर यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि सूचना का अधिकार अधिनियम को लेकर एक क्वेश्चन बना दिया गया। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक आचरण को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि सत्यनिष्ठा पर आधारित क्वेश्चन पूछा गया है, ईमानदारी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा कर्तव्य निष्ठा को लेकर क्वेश्चन पूछे गए हैं। आचरण संहिता, जो सिविल सेवा की आचरण संहिता है, उसको लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर प्रशासनिक आचरण को लेकर कैसा होना चाहिए उससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन उनके विभिन्न टॉपिक्स को लेकर पूछे गए हैं। दार्शनिक विचारकों की तथ्यों को अर्थात कथन को आधार बनाकर क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो गांधी के हों, वेबर के हों, या सुकरात के हों, या अन्य किसी के हों। तो वहां पर पर्टिकुलर इनके दार्शनिक या नैतिक विचारकों के जो कथन हैं उनके आधार पर आपको क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। इसके अतिरिक्त सामान्य अध्ययन विषय वस्तु से इंटर रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि पर्यावरणीय नैतिकता अर्थात पर्यावरण और नैतिकता को उन्होंने जोड़ दिया है, क्योंकि हाल फिलहाल बहुत सारे चीजें ऐसी हो रही हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का, या फिर कहते हैं एक तरफ आप औद्योगिकरण कर रहे हैं, या फिर विकास के नाम पर आप पर्यावरण को काट रहे हैं, या फिर वहां पर आपको पेड़ों को काट रहे हैं। तो यहाँ पर पर्यावरणीय नैतिकता कैसी होनी चाहिए, क्या ऐसा किया जा सकता है। तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन भी यहाँ पर सामान्य अध्ययन की विषय वस्तु से जोड़कर भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसी तरह से एक क्वेश्चन और पूछा गया, जैसे कि शांति, सुरक्षा और शक्ति अंतरराष्ट्रीय संबंध के आधारित मूल्य हैं। तो यहां पर भी क्वेश्चन देखिए, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि आपके सामान्य अध्ययन विषय वस्तु के साथ इंटरलेट करता है। तो यहाँ पर जैसे कि शांति, सुरक्षा, शक्ति, अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य, ये आप कहीं ना कहीं आईआर की विषय वस्तु में पढ़ते हैं, और वहां पर अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तभी आप इसको यहाँ पर जस्टिफाइड कर सकते हैं उसके नैतिक मूल्यों के साथ। तो इस तरह के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सिर्फ नैतिक मूल्यों पर भी है, दार्शनिक कथन और विचारों पर है, प्रशासनिक मूल्यों को लेकर भी हैं, कानूनों को लेकर भी हैं, और सामान्य अध्ययन के विषय वस्तुओं के अन्य विषय वस्तुओं के साथ इंटरलेटेड करते हुए भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए काफी वर्सेटाइल तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, और इसलिए आपके पढ़ने का तरीका भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए। तो कैसे पढ़ना है, इससे पहले मैं आपको स्रोत बता दूं। आप क्या इसके लिए बुक ले सकते हैं। बुक 2 मैं बता देता हूं, आप जो भी आपके पास वहां पर उपलब्ध होगी ले सकते हैं। एक है पी सुब्बाराव की बुक आती है एथिक्स को लेकर,
तो वहाँ पर आप या तो पी सुब्बाराव की एथिक्स की बुक ले लें या क्रॉनिकल की आती है, वो भी अच्छी बुक है। दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं, दोनों ही बुक अच्छी हैं। इसके बाद आप बात करते हैं कि अध्ययन की रणनीति कैसी होगी। आप सिविल सेवा को लेकर जब भी यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, नैतिक शास्त्र या नीति शास्त्र जो विषय, एथिक्स के विषय को आप अध्ययन करने जाएंगे, तो यहाँ पर जो तरीका है क्वेश्चन पूछने का, उसके आधार पर पढ़ना कैसे है। तो पहली चीज, सबसे पहले आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर ऐसे टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे जो कि आपने पहले कभी नहीं पढ़े। नीति शास्त्र हमें पहले कहीं नहीं पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर नैतिक मूलभूत अवधारणा का विश्लेषण और अध्ययन हमें सबसे पहले समझना, अर्थात छोटे छोटे और वहां पर उनके शब्दों को, जैसे कि लोकहित का मतलब, अर्थात बेसिक कॉन्सेप्ट को सबसे पहले क्लियर करना है। दूसरा दृष्टिकोण, आपके एथिक्स को पढ़ने का जो दृष्टिकोण है वो दो तरीके का आप अपनाएंगे। दो तरीके कैसा, एक व्यक्तिगत, दूसरा प्रशासनिक। अर्थात अभी आप एक व्यक्ति के रूप में अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति है वो एक प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहता है। तो यहां पर आप दोनों ही आधार था, दोनों तरीके के दृष्टिकोणों के आधार पर चीजों को देखने का एक कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे। अर्थात एक व्यक्ति के रूप में भी किसी भी टॉपिक्स को वहां पर अध्ययन करेंगे, किसी भी बात को, जस्ट किसी भी केस स्टडी को देखेंगे, और एक प्रशासनिक संदर्भ में जो कानून और विधियों के अनुरूप वहां पर एक सिस्टम में रहकर काम करता है, तो वहां पर उसके आधार पर भी क्वेश्चन को वहां पर या पढ़ने के या टॉपिक्स को देखने का एक नजरिया विकसित करेंगे। तो यहां पर व्यक्ति और प्रशासनिक दोनों ही आधार पर यहां पर एथिक्स को पढ़ना है, उसके दृष्टिकोण को, ताकि आपको एक बेहतर समझ और सामंजस्य वहां पर स्थापित किया जा सके। जब आप दोनों तरीके से, अर्थात अगर आप दोनों तरीके से चीजों को नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है या तो आप व्यक्तिगत तौर पर भावनाओं में बह के निर्णय ले लें, या फिर आप प्रशासनिक संदर्भ में पूरी तरीके से विधि और कानूनों के अनुरूप ही वहां पर निर्णय ले लें, जबकि वहां पर चीजों के साथ सामंजस्य भी बन सकता है। तो यहां पर देखना पड़ेगा कि हम कहां पर कैसे निर्णय ले सकते हैं, कहां पर क्या लिखा जाना चाहिए, कहां पर कैसी चीजों को हम जस्टिफाइड कर सकते हैं। और ये आपको जब आप ऐसी तरीके से स्टडी करेंगे नीति शास्त्र को, तो वहां पर न तो आपकी सोच भी अच्छी होगी, डेवलप्ड होगी, विश्लेषण करनी होगी और नैतिक मूल्यों का समावेशन होगा, बल्कि वहां पर इसे अप्लाई करना भी आसान हो जाएगा। इसके साथ जैसा कि क्वेश्चन पूछा गया, सामान्य अध्ययन की विषय वस्तु के साथ इंटर रिलेटेड करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहां पर सामान्य अध्ययन के विषय वस्तु, अन्य जो विषय हैं उनको वहां पर अच्छे से आपका क्लियर होना चाहिए, ताकि आप उसके साथ यहां पर अच्छे से जस्टिफाइड कर सकें। चाहे तो यहां पर करंट और सामान्य अध्ययन के विषयों से अंतर संबंधित करके चीजों को देखते चलना है। जैसे पर्यावरण में प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है, तो वहां पर नैतिक मूल्य के, एक व्यक्ति या एक प्रशासन के नैतिक मूल्य क्या होने चाहिए, किस तरीके से हम रोक सकते हैं। या फिर हम कहें कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जैसे बीटी बैगन या कपास की है, या फिर आपके जीनोम सीक्वेंसिंग की बात की जाती है, तो यहाँ पर, या फिर कहते हैं डाटा निजता का अधिकार है, तो वहां पर इस तरीके के जो टॉपिक्स आते हैं उसके नैतिक मूल्यों का भी विश्लेषण करते चलें। इसके अलावा समाज के स्तर पर सामाजिक मूल्यों की बात की जाती है, तो वहां पर किस तरीके से लोगों को समान अधिकार मिलना चाहिए, किस तरीके से लोगों को रोजगार इत्यादि है, या फिर किस तरीके से आपको उनको जमीन इत्यादि की व्यवस्था करनी है, या फिर कानून और अधिनियम ऐसे बनाए जाएं कि वहां पर सभी लोगों को समान अधिकार मिले। तो इस तरह के जो सिविल नागरिक संहिताओं को लेकर है, सामंजस्य स्थापित करना है, और तो उस तरीके से जो न्याय की प्रक्रिया स्थापित करनी, तो किस तरीके से नैतिक चीज़ों को हम वहाँ पर समाज में स्थापित कर सकते हैं। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राज्य व्यवस्था संबंधित है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें डेवलप हो रही होंगी करंट में या फिर सामान्य अध्ययन में आप पढ़ते हैं, उनके पक्षों का नैतिक विश्लेषण करते चलेंगे, तो आपका बहुत ही यहाँ पर अच्छा एक कह सकते कमांड रहेगी यहाँ पर नैतिक विषयों में, जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे उनको हल करने को लेकर। इसके अतिरिक्त एक बहुत बड़ा कह सकता हूँ एडवांटेज उन बच्चों को है जिनका लोक प्रशासन एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। कारण क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य एक टॉपिक है, दूसरा यहाँ पर देखें लोक प्रशासन में लोक सिविल सेवा के मूल्य हैं, और तीसरा टॉपिक है शासन व्यवस्था में ईमानदारी है। ये जो तीन टॉपिक हैं वो डायरेक्टली आपके लोक प्रशासन के विषय वस्तु वैकल्पिक विषय में वहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो तीन टॉपिक हैं वो ऑलरेडी आपके क्लियर हो जाते हैं। इसके अलावा जो दार्शनिक नैतिक विचारक हैं, यहाँ पर कुछ दार्शनिक नैतिक विचारक भी वहाँ पर आपके पढ़ लिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो यहाँ पर भावनात्मक समझ जैसी बुनियादी जो मूल है, एप्टीट्यूड है, मनोवृत्ति है, तो इसको भी हम यहाँ पर टॉपिक्स में पढ़ते हैं। तो काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो हम लोक प्रशासनिक विषय वस्तु के अंतर्गत उसके प्रशासनिक मूल्यों को पढ़ चुके होते हैं। तो यहाँ पर जब हम पढ़ रहे होते हैं तो उनके नैतिक मूल्यों को पढ़ना पड़ता है, और प्रशासनिक मूल्य के जब आपने पढ़ रहे हैं तो उनके साथ सामंजस्य स्थापित करने में भी आपको आसानी होती है, साथ ही इन विषयों की समझ भी बहुत आसान हो जाती है आपके लिए। तो यहाँ पर जिन व्यक्तियों का मैं कहूँगा जिन भी एस्पिरेंट का लोक प्रशासनिक का ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेहतर एडवांटेज यहाँ पर जरूर मिलता है। यदि वो थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा कह सकता हूँ कि समझ भी ज़्यादा बेहतर होती है, उनको थोड़ा कम समय लगेगा और वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से वहाँ पर लिख सकते हैं, अगर आपने लोक प्रशासन अच्छे से वहाँ पर डिस्कस किया, अच्छे से पढ़ा हुआ है। इसके अलावा
केस स्टडी को लेकर सबसे जो मैंने पहले भी कहा कि केस स्टडी मूलतः इन्हीं विषयों से संबंधित होती है। तो जब आप केस स्टडी कब हल करेंगे, कब करना है, तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है और उनके बाद ही केस स्टडी को करना है। जैसे कि यहाँ पर नीति शास्त्र मानवीय सह संबंध के टॉपिक पढ़ते हैं, वहां पर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं, फिर उससे रिलेटेड आप केस स्टडी कर सकते हैं। फिर इसी तरह से अभिवृत्ति को लेकर सिविल सेवक बुनियादी मूल भावनात्मक समझ, तो जैसे जैसे आपके टॉपिक क्लियर होते जाएंगे तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, उसके बाद फिर उसी से रिलेटेड वहां पर केस स्टडी को आपको हल करना है। पहले केस स्टडी नहीं करनी है, अन्यथा की स्थिति में आप कुछ भी गलत लिख कर आ जाएंगे और आपके लिए वो सही नहीं होगा। तो आपके जो पढ़ने का तरीका है वो बहुत ही सिंपलिस्टिक तरीका मैंने आपको बताया है। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पर ध्यान देने हैं, ऐसे शब्दों को सबसे पहले नैतिक जो शब्द हैं जो आपने पहली बार सुने पहले उनको क्लियर करिए। फिर जब वो आपको समझ में आ जाते हैं तो उनके साथ साथ फिर आपको एक दृष्टिकोण करना है किसी भी टॉपिक को पढ़ना कैसे है, दो तरीके से, नैतिक एक व्यक्तिगत तौर पर, एक प्रशासनिक तौर पर, साथ ही यहाँ पे करंट और सामान्य अध्ययन के विषयों के साथ इंटरलेट करके पढ़ें। लोक प्रशासन जिनका वैकल्पिक विषय है उनको ज़्यादा बेहतर होगा और केस स्टडी हल करनी है आपको इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद। तो इस तरीके से आज हमने यहाँ पर गाइडेंस प्रोग्राम में सामान्य अध्ययन विषय वस्तु यूपीएससी के सिलेबस को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। आप लोगों को यहाँ पर फ़ायदा होगा, इसी उद्देश्य से हमने ये प्रोग्राम प्रारंभ किया था और मैं यहाँ पर अपने कहीं न कहीं थोड़ा सा सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने यहाँ पर इस प्रोग्राम को कंप्लीट किया है। साथ ही आप तक बहुत सारी जानकारियाँ आपको उपलब्ध कराई हैं। आई होप आपको भी चीज़ें पसंद आई होंगी। नेक्स्ट अब अन्य चीज़ों की ओर हम बढ़ेंगे, एक नई सीरीज़ के तहत आएंगे जहाँ पर हम देखेंगे कि पर्टिकुलर टॉपिक्स को लेकर पढ़ना कैसे है। मैं कुछ सब्जेक्ट्स को लेकर उठाऊंगा और उन सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक को जहां पर आप बहुआयामी है, बहुविषयक है, अंतर संबंधित, ऐसे जो मैंने टॉपिक्स आपको बताए हैं सब्जेक्ट को पढ़ने को लेकर, तो इनका मतलब क्या होता है, इनको किस तरीके से इसका हम अध्ययन कर सकते हैं। तो स्मार्ट स्टडी पढ़ें कैसे एक सीरीज लेकर मैं आऊँगा। उसके अंतर्गत हम यहाँ पर अलग अलग विषय वस्तुओं में एक टॉपिक को लेंगे, जैसे भूगोल के अंतर्गत कोई एक टॉपिक ले लिया, इतिहास के अंतर्गत कोई टॉपिक ले लिया, नीति शास्त्र के अंतर्गत कोई टॉपिक ले लिया, या केस स्टडी ले ली। तो इस तरीके से मैं आपको कुछ वीडियोस बनाऊंगा स्मार्ट स्टडी के अंतर्गत, ताकि आपको एक बेहतर समझ हो सके कि अन्य विषय हैं उनको आपको एक रियलिस्टिक जो अप्रोच है आप उसे कैसे अपना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इसे देखिए, एंजॉय करिए और अपने पढ़ने के तरीके को, नीति शास्त्र को आप बेहतर कर सकते हैं। मिलते हैं नई सीरीज के साथ जल्दी ही और एक नई चीज़ों के साथ आपकी हेल्प करने को लेकर। आप तब तक इन चीज़ों का आप बेहतर तरीके से चीज़ों को आप अप्लाई करें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।